बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप काफी हैरत करेंगे। गांव की एक बेवा माँ जिसकी 4 बेटियां बिन शादी के कैसे पेट से हो गई। इस बच्चे का बाप कौन है? इस वाकया से गांव के सभी लोग हिल गए। एक ही परिवार के 4 गरीब बेटियां जिनका शादी भी नहीं हुआ, उनके पेट में हमल कैसे ठहर गया। दिल दहला देने वाला इस वाकया को पूरा जरूर सुने। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी। 7 बेटियां बेइंतहा खूबसूरत थीं और उस बेवा माँ का एक भी बेटा नहीं था। बेवा माँ की 7 बेटियां बहुत ही नेक और दीनदार थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बेवा माँ की 4 बड़ी बेटियां हमल से हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी, इन 4 बड़ी बेटियों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि ये गलत हरकत इनके साथ किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला वह कौन है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वाकया कुछ इस तरह है। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए फरियादियों का फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच में से एक रोती हुई बूढ़ी औरत बादशाह के सामने आई। उसके चेहरे पर परेशानी, फिक्र का शिकन दिख रहा था। बादशाह यह देखकर उस बूढ़ी माँ से पूछ बैठते हैं, अम्मा, आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? वह बूढ़ी औरत दरबार में चारों तरफ देखी और फिर खामोश हो गई। वजीर उस बूढ़ी माँ के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा, अम्मा, बताओ आपका तकलीफ क्या है? आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? आप अपना तकलीफ बताइए ताकि हम लोग इसका हल निकाल सके। बूढ़ी औरत रोते हुए या बादशाह से बोलने लगती है, बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है, जो मेरा तकलीफ है, उस बारे में मैं आपको इन सभी लोगों के सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले में ही बता सकती हूँ अपने परेशानियों के बारे में, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं अकेली 7 बेटियों के साथ अपने घर में रहती हूँ। बादशाह सलामत, अगर मैं इस महफिल में अपने परेशानियों को रखती हूँ तो कल का डर है हमारे घर में कोई आ न जाए और किसी तरीके का कोई गलत काम करने का कोशिश न करे। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप मेरी बात को अकेले में ही सुने। बादशाह परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि आखिर इतने सारे लोग मेरे दरबार में आए हुए हैं, सभी ने अपना अपना परेशानी सबके सामने बताया और आखिर इस बेवा माँ का क्या मसला हो सकता है जो यह सबके सामने बोलने से डर रही है। इसे सिर्फ अकेले में मुझसे बात करना है। बादशाह सलामत यहाँ पर बोलते हैं, दरबार में जितने भी लोग हैं वह सब मेरे काफी भरोसेमंद लोग हैं। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप बेफिक्र होकर अपनी बात को रख सकती हैं। फिर वह बूढ़ी माँ यह बोलने लगती है, नहीं बादशाह सलामत, मुझे यह बात आपसे अकेले में ही बोलना है। बादशाह सलामत उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, इस बूढ़ी माँ को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बूढ़ी माँ अपनी बात को रख सके। उस बूढ़ी माँ को 2 सिपाही बादशाह के कमरे में लेकर जाते हैं। फिर बादशाह बूढ़ी माँ से पूछता है, ओ अम्मा, अब बताओ क्या बात है? बूढ़ी माँ रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर जाती है और फिर रोने लग जाती है। बादशाह यहाँ पर बोलते हैं, अम्मा, आप यह बताइए, ऐसा क्या बात है जो आप रोए जा रही हैं? आप अपने मसले को बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, आपका यह हाल देखकर मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बादशाहत में कोई इस तरह परेशान हो या मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। मैंने इसलिए आपको अकेले में अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। तो आप बताइए क्या बात है ताकि मैं आपके तकलीफों पर मलहम रख सकूं, नहीं तो मेरा बादशाहत सब कुछ बेकार है। तब वह बूढ़ी माँ बादशाह सलामत से बोलती है, बादशाह सलामत, मैं एक बूढ़ी बेवा औरत हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं और मेरे शौहर अरसा बीत चुका है उन्हें गुजर कर, और मैं लोगों के घर पर जाकर बर्तन मांजती हूँ, उनके घर पर काम करती हूँ और घर में जो बचा हुआ खाना रहता है उसे मैं अपने घर पर लाती हूँ और उस काम से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने अपने गरीबी के बारे में कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं की। मेरी 7 बेटियां हैं जो कभी कहीं भी बाहर नहीं जाती और वह सब के सब दीनदार हैं और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। या मेरी जिंदगी ऐसा ही चलता रहता है। एक बार मेरी बेटी का तबीयत खराब हो जाता है और मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ।
और डॉक्टर यह बोलती है कि आपकी बड़ी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए और मैं रोने लगी। मेरी बड़ी बेटी का शादी भी अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर वह पेट से कैसे हो गई। मैंने गुस्से में बड़ी बेटी को मारने और पीटने लगी और यह पूछने लगी कि कहाँ तुमने यह मुंह काला किया था, या किसका बच्चा है, बताओ मुझे। तो बड़ी बेटी बोलती है, अम्मा मुझे नहीं पता यह बच्चा पेट में कैसे आया। ए मेरी अम्मा, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कभी किसी भी बाहरी शख्स से मुलाकात नहीं की और ना ही बातचीत की। किसी से मेरा कोई सरोकार कुछ भी नहीं था और मुझे यह नहीं पता है यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। ए मेरी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा रखो। और फिर माँ ने अपनी बड़ी बेटी के बात पर एतबार कर लिया और बादशाह से वह बूढ़ी माँ कहने लगी, बादशाह सलामत, मैंने अपनी बच्ची को पैदा किया है। मुझे यह बाखूबी पता है कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। बूढ़ी माँ बादशाह को पूरा वाकया सुनाती गई और फिर वह बूढ़ी माँ इस बात पर सब्र कर ली और उसकी बड़ी बेटी को भी एक लड़का पैदा होता है। और फिर मैं उस बच्चे का परवरिश करने लगी और उसके 3 से 4 महीने के बाद उस छोटी वाली मेरी बेटी पेट से हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर गई तो डॉक्टर यह कहने लगी, आपकी यह बेटी भी पेट से है। जब यह बात मैं सुनती हूँ, फिर से मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मैं यह सोचने लगी, मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। मेरे घर पर कोई आता भी नहीं है और न ही मेरी बेटियां घर से बाहर जाती हैं। अब मैं इस बात को अल्लाह की राह पर छोड़ दिया। अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करे। और मैं अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मेरी बेटियों के साथ यह कौन कर रहा है, या पता चल जाए मेरी दूसरी बेटी को भी एक बच्चा पैदा होता है और फिर उसके कुछ ही महीना बाद मेरी तीसरी बेटी भी पेट से हो जाती है और फिर मेरी चौथी बेटी जो महज 15 साल की थी वह भी पेट से हो गई। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे भी तो कुछ पता ही नहीं है कि यह सब मेरी बेटियों के साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे यह पता भी नहीं चल रहा है यह सब हो क्या रहा है मेरे घर पर। उस दुखी माँ की यह सब वाकया सुनने के बाद बादशाह एकदम हक्का बक्का रह जाता है। यह कैसा वाकया सुना रही है बूढ़ी औरत। वाकया सुनाते सुनाते बादशाह के पैरों को पकड़ लेती है। ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यह पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदा काम कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मुझ पर इंसाफ कीजिए और यह पता कीजिए कि वह कौन है जो मेरे घर आता जाता रहता है और ऐसा गंदा काम कौन कर रहा है। इस बारे में आप तहकीक करवाइए। बादशाह उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनने के बाद बादशाह यह बोलते हैं, ए अम्मा, तुम अब आई हो जब यह सब हो चुका है। तुमको तो पहले ही आना चाहिए था, जब तुम्हारी बड़ी बेटी पेट से थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो बाकी तुम्हारे 3 बेटियों के साथ ऐसा कुछ हरगिज नहीं होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग जो होते हैं बदनामियों से डर कर या जहर की घूंट पी लेते हैं, वही जहर तुम्हारे गले में काटती रहती है और जब बात हद से ज्यादा हो जाता है तब हमारे पास आते हैं और इन सभी वाक्यों के बारे में बताते हैं। और अम्मा, तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो इस समय अपनी बात को बताने के लिए आई हो। और बूढ़ी औरत अपनी गलती का एहसास करती है और तस्लीम करती है कि मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ। बादशाह सलामत, जो कुछ होना था हो गया। आप मेरी बेटियों पर जो गलत काम कर रहा है उसका पता लगाना चाहिए। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगे, अम्मा, अब आप घर जाओ। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बादशाहत में कोई गरीब माँ को परेशान कर रहा है और मैं जब तक उस गुनाहगार को ना पकड़ लूं तब तक मुझे चैन नहीं है और मेरे बादशाहत पर लानत है। मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। अम्मा, इसलिए आप घर जाइए, अब यह परेशानी मेरा है। वह बूढ़ी औरत खामोशी से अपनी चादर को लपेटते हुए बाहर आ जाती है और अपने घर को चली जाती है। अब बादशाह सलामत अपने कमरे में से निकलकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वह अपने आवाम के तकलीफों को सुनते हैं और तमाम लोगों के मसाइल को सुनने लगे। मगर बादशाह का दिमाग उस बूढ़ी माँ के बातों पर था। बादशाह जब लोगों के मसाइल को सुनकर फुर्सत होते हैं तब वह अपने वजीर को अपने कमरे में बुलाते हैं। वजीर बादशाह के चेहरे पर फिक्र को देखा तो वजीर बादशाह से बोलता है, वह बूढ़ी औरत आपसे ऐसा कौन सा बात बोल कर गई है जो इतना आप इस वक्त फिक्रमंद हो। बादशाह कहने लगे, हमारी सल्तनत में
ऐसे भी लोग हैं जो इतने बड़े गंदे काम कर रहे हैं, इतने बड़े गुनाह कर रहे हैं, उन्हें इतना भी नहीं पता कि अगर उनकी गुनाहों की खबर मेरे पास आ गया तो उन सब का खैर नहीं है। वजीर भी परेशान होकर बोला, आप बता दीजिए क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारी वाकया बता देते हैं और कहते हैं, इस औरत के घर पर कोई दरिंदा है जो एकदम दीमक की तरह लग गया है, और उस दरिंदा का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि इस बेवा माँ की चारों बेटियों को उसने हमल से कर दिया है, और इस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों को बच्चा भी पैदा हो चुके हैं, और चौथा बेटी इस वक्त पेट से है। इस बूढ़ी औरत के तीनों बेटियों का इज्जत खतरे में है, और हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर पर कौन आता जाता है और वह दरिंदा कौन है। बादशाह और वजीर यह सोचने लग जाते हैं कि उस दरिंदे को कैसे पकड़ा जाए। यह सोचते सोचते वजीर थोड़े वक्त के बाद बोलता है, बादशाह सलामत, मेरे दिमाग में एक तरकीब आया है। बादशाह वजीर को तुरंत ही बोलता है, वजीर जल्दी बताओ वह कौन सा तरकीब है। वजीर कहता है, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कानों में ही यह बात बताऊंगा। जैसे ही वजीर बादशाह के कानों में तरकीब बताता है तो बादशाह खुश हो जाते हैं। इसके बाद वजीर व बूढ़ी औरत के घर पर एक बकरी लेकर चला जाता है। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उसी वक्त वजीर बूढ़ी औरत के घर पर बकरी लेकर पहुंचता है। बूढ़ी औरत वजीर को जैसे ही देखती है कहने लगती है, ए वजीर, इतनी रात को आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो। वजीर बोलता है, जो बात आपने बादशाह सलामत को बताया है उस बात से बादशाह सलामत बहुत ज्यादा परेशान है। बूढ़ी औरत बोली, आपके हाथ में ये जो बकरी है आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला, पहले आप मुझे घर के अंदर आने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्या करने वाला। आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को फंसाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना, चुपचाप देखते रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग आराम से सो जाइए और इस तरकीब से वह दरिंदा भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर के छत के ऊपर चला जाता है और बकरी को छत के ऊपर बांध देता है, और फिर चुपके से जाते वक्त वजीर बूढ़ी औरत और लड़कियों को यह बोलता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा, या मत सोचना कि आप लोगों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है, इस बूढ़ी औरत के घर के आजू बाजू 2 सिपाहियों को लगाओ। वजीर घर वालों को अच्छी तरीके से समझा देता है कि रात को ऐसा कोई आवाज न आने पाए जिससे यह लगे कि हमने कोई जाल बिछा कर रखा है। वजीर बादशाह के पास चला जाता है। बादशाह इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बादशाह वजीर से कहते हैं, ए वजीर, तुमने बकरी को ऐसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। बादशाह हुजूर, मैंने बकरी को इस तरह बांध दिया है जैसे हम लोगों ने सोचा था। और वजीर बादशाह को कहने लगा, बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। मगर बादशाह यहाँ पर कहते हैं, मैं कैसे सो सकता हूँ, वह गरीब मजलूम औरतें हैं, उनके साथ इतना गलत हो रहा है, मुझे ऐसे वक्त में कैसे नींद आएगी। मुझे तो उस जालिम को पकड़ना है जो इतना गंदा काम कर रहा है। जब तक मैं उसे सजा ना दे दूं मैं चैन से सो नहीं सकता। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है, उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह घर की छत पर और छत से सहन में आ जाता है। बकरी जब छत पर एक शख्स को देखती है तो वह चिल्लाने लग जाती है। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और बकरी की उस आवाज से दूर दूर तक सुनाई देने लगी। जो सिपाही घर के आसपास पहरा दे रहे थे वह बकरी के उस आवाज से वह समझ चुके थे कि घर के अंदर कोई दाखिल हो चुका है। वजीर का यही तरकीब ही था। छत के ऊपर बकरी को जब मैं रस्सी से बांध दूंगा और कोई भी घर में जब आएगा तो बकरी चिल्लाने लग जाएगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि घर में इस समय कौन घुसा हुआ है, और जिससे सिपाही भी चौकन्ने हो जाएंगे। और बूढ़ी माँ के घर वालों को भी पता चल गया कि घर में कोई घुसा है, वह भी चौकन्ने हो जाते हैं। बकरी की आवाज सुनते ही सिपाही बूढ़ी माँ के घर में घुस जाते हैं और यह देखते हैं कि कोई शख्स है, और घर में सब चौकन्ने रहते हैं, जिससे वह शख्स घर के पीछे की तरफ से भागने की कोशिश करता है और पीछे से 2 सिपाही आकर उस शख्स को पकड़ लेते हैं। वह शख्स अपने
चेहरे पर काला कपड़ा लपेट रखा था जिससे उसे कोई पहचान न सके। जब सिपाही ने उस शख्स के चेहरे पर से काला कपड़ा हटाया तो बूढ़ी माँ और उसकी बेटी उसका चेहरा देखकर हैरान और परेशान हो गए। सुबह हो गया, बादशाह के दरबार में उस शख्स को पेश किया गया। वह बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। इस वक्त उस शख्स का चेहरा काली कपड़ों से ढका हुआ था। वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी भी बादशाह के पास जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद रहते हैं, बादशाह उन सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं, सिवाय बादशाह और वजीर और वह बूढ़ी औरत और बूढ़ी औरत की 7 बेटियां और वह मुर्जिम शख्स वहाँ पर मौजूद रहती हैं। बादशाह कहने लगे उस शख्स से, क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं था? अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे इस गंदे काम का सजा जो होगा वह मौत से कम नहीं होगा। बादशाह सलामत सिपाहियों से कहते हैं, इस मुर्जिम शख्स के चेहरे से काला कपड़ा हटाया जाए जिसे मैं उसका चेहरा देख सकूं और यह जान सकूं कि यह कौन सा शख्स है जो हमारे वक्त में इस बूढ़ी गरीब माँ की 4 बेटियों को हमल से करके रखा था। जब उस मुर्जिम शख्स के चेहरे से काला पर्दा हटाया जाता है तब बूढ़ी माँ उसके पास आकर उस शख्स के चेहरे पर थूक देती है और कहती है, ए इंसानी दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटी के जैसी हैं, तेरी भतीजी हैं जो चचा होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी इन सगी भतीजियों के साथ ऐसा गंदी हरकत करते हुए जो भतीजी तुम्हारे बेटियों के जैसी हैं? बूढ़ी औरत गुस्से से अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहते हैं, अगर कोई गैर होता तो बात अलग था, तुम तो अपने थे, तुम इन बच्चियों के सगे चाचा हो, तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हें गैरत नहीं आया? इन बच्चियों के बाप नहीं थे और एक तुम ही थे। इन बच्चियों का सहारा बनते, इन बच्चियों का रिश्ता करते और इनका शादी करते और एक जिम्मेदार बाप का किरदार निभा सकते थे। इसके बजाय तुम बेटियों के इज्जत के डाकू बने रहे। इसके बाद वह मुजरिम शख्स या बोलता है, ए बादशाह, मैं इन लड़कियों का चचा हूँ, या हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर ही रहें। इस बात पर बादशाह सलामत तलवार निकालते हैं और उसके सर पर रख देते हैं और कहते हैं, ए मुर्जिम शख्स, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुर्जिम शख्स को खौफ आया तो बताने लगा, ए बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरे बड़े भाई का शादी हो चुका था। उस वक्त मेरा शादी नहीं हुआ था। मेरा भाई मुझे बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि मैं छोटा था इसलिए वह मुझे बहुत प्यार करता था। बड़े भाई को जब बच्चे हो गए और उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गए तो उसके बाद उसका ध्यान भटकने लगा और फिर मुझ पर से उसका प्यार कम होने लगा। मेरे दिल में बड़े भाई के लिए नफरत पैदा होने लगा और नफरत करते करते मैं अपने भतीजी और भाभी से भी बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा बड़ा भाई का इंतकाल हो गया। जब मेरे बड़े भाई की बड़ी बेटी जवान हो गई, थोड़ा बहुत खूबसूरत दिखने लगी और फिर मेरा दिल उसके ऊपर आ गया। नियत खराब होने लगा और मैंने बड़ी भाभी से कहा उसकी शादी करा दो, पर बड़े भाभी ने मेरा एक ना सुना। धीरे धीरे मेरी भतीजियां सब जवान होती जा रही थी, जिससे मेरा नियत दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और मेरी भतीजियों का कहीं शादी भी नहीं हो रहा था। मेरी नियत में बुरे ख्याल आ रहे थे, या मेरी भतीजी हैं उनकी शादी होगी या बाहर जाएंगे तो क्यों ना मैं उनके साथ खुद ही गलत हरकत कर लूं। मेरे दिमाग में शैतान बैठ चुका था। मैं एक हकीम के पास गया और उसके पास एक ऐसा दवाई बनाने को कहा जिससे आदमी को खुद होशो हवास ना रहे और कोई हरकत ना कर सके। घर की छत से मैं सहन में आ जाता और भाभी को और बेटियों को वह जड़ी बूटी सुंघा देता। उनको सुंघाने से 4 से 5 घंटे के लिए वह सब बेहोश हो जाती थीं और जिसके साथ मैं मनमर्जी करना चाहता था मैं करता था और उसे उस हाल में छोड़ देता था जैसे वह पहले थी। उसको उसी तरह कपड़ा पहना के रख देता था ताकि कोई शक ना हो और मैं अपने घर चला जाता था। और जब सुबह मेरी भतीजी उठती थी तो उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और मैं यही काम कई सालों से करता आ रहा हूँ, मगर मुझे यह पता नहीं था कि बकरी छत पर बांधी गई है एक चारा बनाकर। मैंने सोचा कि मेरी भाभी बकरी का दूध पीने के लिए यह बकरी ली है जो छत पर बांध कर रखी है।
मेरा ध्यान इस बकरी पर बिल्कुल नहीं था, मेरा ध्यान तो बस मनमानी करने के लिए था। इसके बाद जब वह मुर्जिम अपना गुनाह कबूल कर लेता तब बादशाह सलामत वजीर को इशारा करते हैं और वजीर अपना तलवार निकालता है और उस तलवार से उस मुर्जिम शख्स का धड़ अलग कर देता है। इसके बाद उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पता है और उसके बाद सजा के तौर पर खत्म हो जाता है। इस तरह उस दरिंदे चाचा को उसके नापाक कामों के हिसाब का उसे सजा मिल जाता है। उसके बाद बादशाह सलामत उस बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, ए अम्मा, अगर आप पहले ही बता देती आपकी तीनों बेटियों को यह दुख न झेलना पड़ता, पर आपसे एक वादा है, मैं ये चारों बेटियों का इनका हक दिलवा के रहूंगा जो यह हकदार हैं। बादशाह सलामत अपने उन सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत नेक दिल निहायत समझदार इंसान थे, 4 सिपाहियों का निकाह इन बेटियों के साथ करा देते हैं। बादशाह सलामत इन चारों बेटियों के शादी में ढेर सारा धन दौलत देते हैं और बूढ़ी माँ से यह भी कहते हैं, जब आपकी तीनों बेटी जवान हो जाएंगे तब आप मुझे बता देना, मैं इन तीनों के लिए भी अच्छा लड़का देखकर इन तीनों का निकाह करवा दूंगा। यह है अमन मोहब्बत और इंसाफ पसंद बादशाह का वाकया और एक ऐसे दरिंदे चचा का वाकया जो एक बाप के जैसा होता है और ऐसा चचा जो इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। इस वाकया से हम सबको यह एक सीख मिलता है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे उस बात को लेकर के अपना आवाज बुलंद रखना चाहिए, ना कि उसे चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसे नापाक लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।